दोस्तों, क्या आप एक ऐसे इंसान जो एक नॉर्मल सी 9 to 5 की जॉब करता है उसको एज अ मिलियनर इमेजिन कर सकते हो? ऐसा इमेजिन कर पाना भी लोगों को काफी ऑड लगता है, क्योंकि हम सब एक जॉब करने वाले नॉर्मल आदमी और एक मिलियनर को उसके पैसों के बेस पर जज करते हैं। हमारा यही मानना है कि पैसा ही वही चीज है जिसकी वजह से अमीर और गरीब में इतना फर्क पैदा होता है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो अमीर है और जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है वो गरीब है। बट जोनाथन क्लेमेंट के अकॉर्डिंग ये बात बिल्कुल ही गलत है। वो मानते हैं कि अमीर और गरीब अपने पैसों की वजह से नहीं, बल्कि वो अपने उस पैसे से कैसे डील करते हैं इस चीज से पहचाने जाते हैं। वो कैसे? चलिए ये इस स्टोरी से समझते हैं। सैम डॉगन एक बार अपने फ्रेंड के साथ उनकी न्यू टेस्ला मॉडल 3 कार में कहीं घूमने जा रहे थे। रास्ते में बॉब सैम को अपनी इस न्यू कार के फीचर्स गिनाने लग गए और इतनी तारीफें वो इस कार की करे जा रहे थे जिसकी कोई हद नहीं। ये चीज सैम को थोड़ी सी वियर्ड लगने लगी। वो सोच रहे थे कि एक स्कूल टीचर होकर बॉब के लिए $53,000 की कार खरीदना उनकी बड़ी मिस्टेक है, जो शायद बाद में फिर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पर बहुत भारी पड़ेगी। पर वापस आते वक्त जब बॉब ने सैम को कार चलाने दी तो उनको तो वो बहुत ज्यादा पसंद आ गई। ड्राइव लेने के बाद उनका बहुत मन हुआ कि वो भी इसको खरीदें, पर बॉब की तरह उन्होंने सीधे कार खरीदने की जगह $53,000, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी शुरू कर दी, ताकि वो एक ऐसा सोर्स ढूंढ सकें जो उनके लिए एसेट का काम करते हुए उनका पैसा पूरा कर दे। तो यहाँ पर सैम ने क्या किया, उन्होंने टेस्ला कार खरीदने की जगह टेस्ला कंपनी के कुछ शेयर्स ही खरीद लिए, जो उस टाइम पर शेयर की कीमत $298 थी। उनके स्टॉक्स की कीमत कुछ टाइम बाद बढ़कर $367 हो गई, जिससे उन्हें एक बार में $11,500 का प्रॉफिट हो रहा था। बट इस टाइम भी उन्होंने अपने शेयर्स बेचने की जगह इसको होल्ड करके रखा। आगे कुछ दिनों में उन्होंने देखा कि बहुत तेजी से मार्केट क्रैश हो रहा है। टेस्ला के शेयर्स के प्राइस इतने कम हो गए कि उनका ग्राफ जमीन छूने लग गया, जिससे उनका प्रॉफिट उल्टा $20,000 के लॉस में चेंज हो गया। फिर अगले 2 साल में जब पूरी स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही थी तो उस टाइम पर किसी मिरेकल की तरह टेस्ला कंपनी के शेयर्स ऊपर जाते जा रहे थे, जिसके बाद सैम ने ज्यादा देर ना करते हुए अपने 75% शेयर्स को $888 में बेच दिया और एक ह्यूज प्रॉफिट कमा लिया। एंड फिर क्या था, उन्होंने अपने इस प्रॉफिट से मिले पैसों से ब्रांड न्यू टेस्ला मॉडल 3 कार खरीद ही ली। देखो क्या होता है, अगर हमको कोई भी इंसान किसी लग्जरी चीज के साथ दिखाई दे जाता है तो हमको यही लगता है कि यार इस चीज पर इस इंसान ने शायद अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी होगी। बट जोनाथन का कहना है कि दुनिया में जो एक्चुअल में एक रिच माइंडसेट रखते हैं वो चीजों को सैम की तरह खरीदते हैं, जबकि जो पुअर माइंडसेट रखते हैं वो पूरी कमाई अपनी इस तरह से ऐसे शो ऑफ में लगा देते हैं और अपने फ्यूचर तक की भी नहीं सोचते। वो बिना अपनी फ्यूचर कंडीशंस की परवाह किए कुछ भी महंगा खरीद लेते हैं, जिससे आगे चलकर उनको इस वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। सो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करने के लिए सबसे पहला लेसन आपके लिए यही है कि किसी भी चीज को बस ऐसे ही खरीद लेने की जगह उसको पहले थोड़ा टाइम दो। अपनी सारी एक्साइटमेंट को एक साइड में रखकर थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। अगर वो पाना आपके लिए एक डिजायर है तो उस पर अपनी पूरी कमाई लगा देने की बजाय एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करो, जो आपका साइड हसल, कोई स्किल, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका कोई फाइनेंशियल ड्रीम है जिसे आप अचीव करना चाहते हो या फिर अपने पैसों का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हो, तो जोनाथन क्लेमेंट की बुक फ्रॉम हियर टू फाइनेंशियल हैप्पीनेस इसमें आपकी पूरी हेल्प करेगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बुक की समरी देने वाला हूँ। तो आगे के कुछ मिनट्स आपको काफी कुछ सिखाने वाले हैं, इसलिए इसे बहुत ध्यान से समझना। So let's begin. Lesson number 1. Get a safety net in case you lose your job. मिडिल क्लास लोगों के लिए उनकी चिंता का सबसे बड़ा रीजन पैसा ही होता है। घर का रेंट, बिजली का बिल, EMI भरने के लिए पैसा, पानी का बिल, फैमिली के खर्चे, ये सारी टेंशन्स उनकी रातों की नींद उड़ा देती हैं। अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आप इस चीज को खुद से रिलेट कर पा रहे होंगे। ऐसा बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो टोटल पैसा होता है वो एक ही जगह से आ रहा होता है। वो कोई जॉब हो सकती है या फिर कोई छोटा बिजनेस भी हो सकता है। हम पूरी तरह से सिर्फ अपने उसी काम पर डिपेंड रहते हैं। जोनाथन बताते हैं कि एक सोर्स ऑफ इनकम वाले के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि एक तरफ उनका पैसा आता है और अलग अलग खर्चों में बंटकर खत्म भी हो जाता है। इवन उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर उनका ये सोर्स ऑफ इनकम भी बंद हो गया तो वो क्या करेंगे, कोई और ऑप्शन तो उनके पास है ही नहीं। बट ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ अनसर्टेन है और दिक्कत कभी भी आ सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मार्च 2020 में कोविड का लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उस टाइम पर पैसों की चिंता लगभग सभी को सता रही थी। फिर चाहे कोई जॉब करता हो या फिर कोई बिजनेस ही क्यों ना करता हो, सबसे बड़ा रीजन इस चीज का ये था कि इस सब के लिए पहले से कोई प्रिपेयर ही नहीं था। इवन इससे डील करने के लिए कई लोगों के पास तो इमरजेंसी फंड तक नहीं था। इसलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है वो है अपने पैसों के प्रेशर को कम करना।
जो जोनाथन के अकॉर्डिंग एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके ही पॉसिबल हो पाएगा, ताकि अगली बार जब ऐसी कोई अनसर्टेनिटी आए तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए आपके पास पहले से ही एक शील्ड हो। एंड इस इमरजेंसी फंड को क्रिएट करने के लिए जैसे भी करके आपको कम से कम 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस जितना पैसा किसी सेविंग अकाउंट या फिर किसी लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट में रख कर रहना होगा, जिससे जब भी आपको उसकी नीड हो आप उसको एक्सेस कर सकें। जब आप ये इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लोगे तब पैसों को लेकर आपके माइंड में जितना भी स्ट्रेस या चिंता होगी वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेसन नंबर 2, you'll beat your distractions by thinking ahead। इमेजिन करो कि आपको छोटी छोटी बातों के लिए भी कई घंटों या फिर कई दिनों तक सोचना पड़ता तो क्या होता। नो डाउट इसमें आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता, पर अच्छी बात यह है कि ऐसा असल में होता नहीं है, क्योंकि हमारी जो इंस्टिंक्ट होती है उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी डिसीजन ले पाते हैं। बट इन अदर हैंड जहाँ एक तरफ ये हमको बहुत जल्दी फैसले लेने की पावर देता है, वहीं दूसरी तरफ ये हमारे फाइनेंस के लिए कई बार खतरा भी बन सकता है, क्योंकि शुरू में ही मैंने आपको बताया कि जब भी बात खर्चों पर आती है तो हमको बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है, बट इस इंस्टिंक्ट की वजह से सब्र रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेसिकली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो कंडीशनिंग है वो फ्यूचर से ज़्यादा आज में जीने वाली है। इसी वजह से हम इस बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाते और बस ऊपर से प्लानिंग कर लेते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए जोनाथन हमको बताते हैं कि आपको सबसे पहले अपने अभी के खर्चों पर ध्यान देना चाहिए। कहाँ कहाँ कितने पैसे आपके ज़्यादा जा रहे हैं, कहाँ कम जा रहे हैं, सबको काउंट करना चाहिए। एंड फिर उसमें टैक्स ऐड करके उसे आपकी करंट फाइनेंशियल इनकम से लेस कर देना चाहिए। ये सभी प्लस माइनस करने के बाद अब जो आपके पास अमाउंट बचेगा उसे आपको किसी इन्वेस्टमेंट के लिए संभाल कर रखना है, क्योंकि ये बात तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि ताला खोलने के लिए चाबी। लेसन नंबर 3, नो सेविंग्स विद डेट। मेजॉरिटी लोगों में देखा गया है कि जब भी वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू करते हैं तो इस काम को वो अपने कर्जों के साथ ही शुरू कर देते हैं। मतलब एक तरफ वो अपनी EMIs को पे करते हैं और दूसरी तरफ थोड़े थोड़े पैसे बचाकर इन्वेस्टमेंट करने का ट्राई करते हैं, जो ऑनेस्टली बहुत ही कम होता है। जोनाथन कहते हैं कि जब भी आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करो तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर के सारे डेट्स क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ आप कर्जे में डूबकर दूसरी तरफ फाइनेंशियली फ्री होने का सोच भी नहीं सकते। फाइनेंस का पहला रूल भी यही कहता है कि अपना फाइनेंशियल ड्रीम अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले अपने डेट्स को चुकता करना होगा। आपके ऊपर जितनी भी EMIs भरने का प्रेशर है उन सभी को क्लियर कर लेने के बाद तब इसके पहले लेसन से आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। अगला लेसन है ऑलवेज गो फॉर लॉन्ग टर्म। साल 2000 की शुरुआत में जेबॉक ने एक डिस्काउंट ऑफर देने वाली वेबसाइट लॉन्च की थी, जिसके लॉन्च करने के कुछ ही टाइम बाद ही उनको उनकी वेबसाइट से बहुत प्रॉफिट हुआ और देखते ही देखते उनकी नेटवर्थ का ग्राफ बढ़कर 1.8 बिलियन तक चला गया, जो उस टाइम पर हर किसी की अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच रहा था। पर ना जाने क्यों कुछ लोगों को ये लग रहा था कि जेबॉक जितनी जल्दी कामयाब हुए हैं वो इतनी जल्दी फेल भी हो जाएंगे। एंड बाद में शॉकिंगली ऐसा फिर हुआ भी। अक्टूबर 2000 का एंड होते होते उनकी नेटवर्थ एकदम गिर गई और उनकी बिलियंस की नेटवर्थ में सिर्फ $333 मिलियन ही बचे थे। जबकि वहीं दूसरी ओर वॉरेन बफेट, जिनको दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टर माना जाता है, उनको अपनी $1 बिलियन की कमाई करने में लगभग 55 साल लग गए। बट उनके केस में अच्छी बात यह थी कि उनको कामयाब होने में जितना टाइम लगा वो आगे भी उससे ज़्यादा और ग्रो होते चले गए और कभी नीचे नहीं गिरे। इवन आज भी अगर आप देखो तो अपनी आधे से ज़्यादा कमाई डोनेट करने के बाद भी वो इंडिया के टॉप रिचेस्ट की लिस्ट में आते हैं। जोनाथन इन दोनों एग्जाम्पल से हमको लॉन्ग टर्म की पावर समझा रहे हैं। वॉरेन जो थे वो इसलिए इतने अमीर बन पाए थे क्योंकि उन्होंने अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट किया था। अभी वॉरेन के पास कोका कोला कंपनी के बहुत सारे शेयर्स हैं एंड इस कंपनी के शेयर्स होल्ड करने से ही उनको लगभग $547 मिलियन का डिविडेंड हर साल मिलता है, जबकि कोका कोला कंपनी के CEO की सालाना सैलरी भी सिर्फ $16 मिलियन है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए वॉरेन को काफ़ी लंबा टाइम लग गया, तब कहीं जाकर वो आज इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। तो अपना पैसा अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो उसको शॉर्ट टर्म का सोच कर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म का सोच कर इन्वेस्ट करो। ये ज़रूरी नहीं है कि जितना टाइम बाकी लोगों को लगता है आपको भी उतना ही लगे। अगर आप प्रॉपर नॉलेज और पूरी छानबीन करने के बाद कहीं पर पैसा लगाते हो तो हो सकता है कि यह आपके केस में और भी ज़्यादा जल्दी हो जाए और आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को काफ़ी हद तक पार कर लो। सो दोस्तों, ये सभी बातें मैंने आपको जोनाथन क्लेमेंट की बुक फ्रॉम हियर टू फाइनेंशियल हैप्पीनेस से बताई हैं। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखकर अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत करते हैं तो पॉसिबली आपको सक्सेस ज़रूर अचीव होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें
एंड अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।